Hello, class 8th. Today we are going to start the chapter 3rd of chemistry, 8th class chemistry. ये है elements, compounds and mixtures. ये चैप्टर आपको मैंने इसलिए चूज़ किया है स्टार्टिंग में, या जो मैं फर्स्ट लेक्चर दे रही हूँ यहाँ पे अपने चैनल पे 8th क्लास का, क्योंकि ना इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने देखा है कि 8th के बच्चों को वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता होता है, और क्योंकि वो इसी स्टेज पे उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो आगे जाके वो चीज़ें उनको क्लैरिफाई नहीं हो पाती हैं 9th-10th में, एंड फर्दर ऑल्सो केमिस्ट्री में बड़ी इश्यूज आते हैं। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं पूरा सिलेबस डालूंगी आपका 8th का, बायोलॉजी का एंड केमिस्ट्री का यूट्यूब पे फुल चैप्टर्स विल बी लोडेड हियर। धीरे धीरे मैं बनाती जाऊंगी, डालती जाऊंगी, और आप लोग इसको पढ़ते रहिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए वो आप मेरे को शेयर करिए, तो आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, और आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दे रखा है कि कैसे मैटर की क्लासिफिकेशन होती है, कि फिज़िकल स्टेट और केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को, या डिफरेंट चीज़ें जो हैं हमारे चारों, डिफरेंट मैटर जो है उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब हो गया उसको कैटेगराइज करते हैं, कि हम उसको पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट आपने पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। फिजिकल स्टेट, केमिकल कॉम्पोजिशन। फिजिकल स्टेट मतलब जो हमें, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी चीज़ की जो नॉर्मल फिजिकल कंडीशन है, उसको हम उसकी फिजिकल स्टेट कंसिडर करते हैं। मतलब नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे पानी कैसे एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। कोई वुड है, वुड कैसे एग्जिस्ट करती है, प्लास्टिक कैसे एग्जिस्ट करता है, या कोई और कंपाउंड है, शुगर है, सॉल्ट है, ऑयल है, पेट्रोल है, बहुत सारी कंपाउंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास। तो वो जो नॉर्मली जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम उसके फिजिकल स्टेट बोलते हैं। तो आपने ये पढ़ा है कि मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 फिजिकल स्टेट्स, जो आपके सिलेबस में है। अभी हम हायर लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ने वाले हैं, और पढ़ी हैं अब तक आपने, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। ऑन द बेसिस ऑफ, ये हो गई फिजिकल स्टेट। अब उनकी अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कि मतलब एक्चुअली जैसे वाटर है, हम कह रहे हैं कि वाटर नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, H2O। तो वाटर जो है, वाटर तो उसका नाम हो गया, इट्स अ कंपाउंड। तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, कि वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। दैट मीन्स इट हैज़ गॉट 2 एटम्स ऑफ H कंबाइंड विद 1 एटम ऑफ O। तो ये जो है वाटर की केमिकल कॉम्पोजिशन है। या हम इसमें रेशो निकालें तो 2:1 का रेशो है। 2 हाइड्रोजन के एटम से 1 ऑक्सीजन का एटम है, 2:1 का रेशो में कंबाइन होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा, तभी वाटर बनेगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, वाटर अगर है तो वाटर का मतलब यही है कि H2O जो है वो 2:1 के रेशो में केमिकल कॉम्पोजिशन में कंबाइंड है। दैट मीन्स कि जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स्ड रहती है, वो एक पर्टिकुलर रेशो है, वो फिक्स्ड रहता है, इट डजेंट चेंज। जैसे हम अभी बहुत बेसिक सिंपल कंपाउंड्स ले रही हूँ मैं, जैसे HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें H और Cl दे आर कंबाइनिंग इन अ रेशो ऑफ 1:1। और कोई केमिकल ले लीजिए आप, HNO3 ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, H1N1O3। तो ये सब CO2 ले लीजिए, तो CO2, C का 1 एटम है, O के 2 एटम्स हैं। तो दैट वे ये कहीं भी जाइए, इनकी कॉम्पोजिशन दुनिया में सेम ही रहेगी। अगर डिफरेंट हो जाएगी कॉम्पोजिशन, तो फिर इसका मतलब कंपाउंड चेंज हो गया, वो वाली वो चीज़ नहीं है, वो दूसरी कोई नई चीज़ बन गई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़, ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इनकी, मतलब ये जो इनके फॉर्मूले हैं, इसको हम इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो इन केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं अपनी, जिनको हम इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो इस हिसाब से मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस क्या हो गए, जहाँ पे कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स या एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि सपोज एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उसमें सिर्फ O2 के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो गया,
प्योर सब्सटेंस हो गया, प्योर ऑक्सीजन है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक सिलेंडर हो गया जहाँ पे कि सपोज दूसरा सिलेंडर है जहाँ पे कि CO2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो गया, प्योर हो गया, लेकिन ये कंपाउंड है। CO2 इज अ कंपाउंड, तो CO2 के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ये कंपाउंड हो गया। इसके अलावा मिक्सचर हो सकता है कि एक और हमने सिलेंडर लिया जिसमें O2 भी है, CO2 भी है, H2 भी है, सपोज N2 भी है, तो ऐसे ये अलग अलग गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं और इनका कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, कोई कितने भी कॉम्बिनेशन में हो सकती है। तो ऐसी एक कॉम्पोजिशन जहाँ पे कि अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग कंपाउंड्स डिफरेंट रेशोज में जॉइंड हैं, जिनके कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है कि हाँ इसके इतना ही होगा, इसका इतना ही होगा, दैट इज़ नोन एज अ मिक्सचर। तो ये तो एक बहुत बेसिक सा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे देखो मैटर की क्लासिफिकेशन दे रखी है आपको कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस हो गए जो कि एक ही तरह के एलिमेंट से या एक ही तरह के कंपाउंड से मिलके बनते हैं। मैटर में इम्प्योर सब्सटेंसेस भी होती हैं या मिक्सचर्स होते हैं। अब इनको हम फर्दर देखते हैं, फर्दर कैसे क्लासिफाइड है। प्योर सब्सटेंस हैं, दे कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो हो गए, इसका मतलब कि एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि सपोज कार्बन है, तो कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ कार्बन के ही एटम्स होंगे। या फिर हम ये कहें कि मेटल है, हमारा आयरन मेटल है, तो उसमें सिर्फ Fe जो आयरन को रिप्रेजेंट करता है, फेरस, Fe के ही सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये प्योर एलिमेंट है जिसमें कि एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने H2O की बात की, HCl की बात की, तो दीज आर कंपाउंड्स जहाँ पे कि डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट हैं। उनका रेशो कभी चेंज नहीं होता। कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला होता है इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, इट डजंट चेंज। अगर फॉर्मूला चेंज हो गया मतलब कंपाउंड की नेचर चेंज होगी, इसका मतलब कोई नया कंपाउंड बन गया। जो एक एक पर्टिकुलर कंपाउंड है उसका कभी भी फॉर्मूला या उनके उसके जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका आपस में रेशो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर वो चेंज होता है दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंपाउंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब कोई नया कंपाउंड बन गया है। Now, elements can be metals, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। ये आप जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, क्लास 9th में भी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, आप क्लास 10 में और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद आप 11th-12th में अगर साइंस लेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल क्या है कि दुनिया में जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, right now we are saying that we have 119 elements which are known to us, which are put there in that in this particular periodic table. तो periodic table क्या है, it is a chart of elements जहाँ पे कि एक से लेके 119 तक एलिमेंट्स सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, रोज एंड कॉलम्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स में। तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज है, मतलब मेटल्स हैं, फिर नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में मेटेलॉइड्स होते हैं, और सबसे लास्ट में नोबल गैसेस हैं। तो ये सारे जो मेटल्स या नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस, ये जो अरेंज्ड हैं एक सीक्वेंशियल मैनर में अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, तो ये जो पूरी टेबल है वी कॉल इट द पीरियोडिक टेबल। इस पूरी टेबल को, जिसमें कि सारे नोन एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, दे आर एक्चुअली अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होकर एटॉमिक नंबर 119 तक जाती है ये पीरियोडिक टेबल। तो ये इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इट इज़ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे ही आप डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़ेंगे, हायर क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो ये एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, जिनमें कि एक फिक्स्ड रेशो में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। इसके बाद हम अगर इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। अब मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कैसे हो सकता है कि जैसे हमने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें हमने 1 चम्मच नमक मिला के उसको डिज़ोल्व कर दिया, तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर उस पानी की सिप लेंगे, जो फर्स्ट सिप लेंगे, तो हमें वो सॉल्टी फील होगी क्योंकि हमने नमक मिलाया है, उसमें सॉल्ट मिलाया है, NaCl। और जब हम उसकी सपोज हमने आधा ग्लास पानी पी लिया, फिर जो नेक्स्ट सिप लेंगे वो भी उतनी ही सॉल्टी होगी जितनी कि फर्स्ट वाली थी।
मतलब फर्स्ट सिप ली आपने, बीच में सिप ली एक उस क्लास में से, और लास्ट सिप ली, उसमें जो कॉम्पोजिशन है सॉल्ट की, इट वाज सेम थ्रू आउट। सॉल्ट का कॉम्पोजिशन, सॉल्ट का जो उसमें जो कंटेंट था, या सॉल्ट जो नमकीन मतलब फील हुआ आपको जो पहली सिप में जो सॉल्टीनेस फील हुई, वही लास्ट सिप में फील होगी अगर आपने ढंग से सॉल्ट को डिसॉल्व कर लिया। ऐसे ही आप कुछ मीठा खाइए, कोई लिक्विड ड्रिंक लीजिए, या कोई स्वीट डिश खाइए, तो उसमें भी वही चीज़ आपको थ्रू आउट फील होगी। तो दैट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा मतलब इट इज़ द सेम थ्रू आउट। या आप एक गिलास दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, तो वो सेम हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पानी की लेयर अलग है और दूध की लेयर अलग है। तो दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। लेयर्स सेपरेट हो सकते हैं, जैसे लिक्विड डाल दिया आपने पानी के ऊपर, तो लिक्विड की लेयर अलग हो जाए, सॉरी ऑयल डाल दिया तो ऑयल की लेयर अलग हो जाती है, तो दैट देन इट इज़ अ हेट्रोजीनियस थिंग। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जहाँ पे कि जो भी चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती हैं, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, एक सी हो जाए, सब कुछ मिलजुल के एक सा हो जाए, दैट इज़ नोन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो इनके अभी हम और डिटेल्स पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम बात करें प्योर सब्सटेंसेस की। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है? दैट कंटेन सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर सब्सटेंस है वो एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें कि कॉपर है, कॉपर का मेटल है, तो वो प्योर सब्सटेंस हो सकता है। कॉपर मेटल की शीट है, प्योर कॉपर है, उसमें सिर्फ कॉपर के ही एटम्स प्रेजेंट है। या फिर हम कहें कि हमने एक दूसरी चीज़ ले ली है, कोई कंपाउंड ले लिया है, सपोज NaCl है, ये आपका कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट होता है जो नमक खाते हैं हम घर में, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो उसमें हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं, तो वो सारे सेम है, तो वो भी प्योर कंपाउंड है। तो प्योरिटी मीन्स कि एक ही तरह की आपको कंटेंट मिलेगा पूरे ऑल राउंड, उसमें कोई दूसरा चीज मिक्स नहीं होगी। दैट मीन्स सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, बट सेम होंगे, सिमिलर होंगे, सेम होंगे, एंड दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। अब इनकी आपको ये लर्न करनी पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशन याद करिएगा प्योर सब्सटेंस की एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। आप लोगों को, आप अभी 8th क्लास में हैं, तो यू विल हैव टू लर्न पॉइंट वाइज, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इंटरनल एग्जाम होता है आपका, तो यू मस्ट लर्न फॉर डिटेल्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल कॉम्पोजिशन इनकी चेंज नहीं होती है। देन दे आर होमोजीनियस, दैट इज दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एटम्स कैसे हो गए, कहीं पे ज़्यादा हो गए, कहीं पे कुछ और आ गया, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। दे हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी फिक्स होती हैं, डेफिनेट होती है, मतलब डिफाइंड है कि यहाँ ये इसकी ये फिजिकल स्टेट होगी, इस टेम्परेचर पे ये ऐसा होगा, इस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफाइंड है, ठीक है। दे हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देन ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब एक ही तरह के एटम्स या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बनते हैं। एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेड, एंड कंपाउंड्स like water, sodium chloride, carbon dioxide, nitrogen dioxide and copper sulfate are some examples of pure substances. इनके सबके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। वाटर का तो सिंपल है H2O, सोडियम क्लोराइड इज योर कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2, कॉपर सल्फेट इज CuSO4। आपको ना एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपको पता नहीं आपकी छोटी क्लासेस में टीचर्स ने बोली कि नहीं बोली, कि अब आप ये ट्राई करिए कि आप जो भी कंपाउंड बोल रहे हैं उसका फॉर्मूला साथ के साथ याद करिए। राइट डाउन इट्स फॉर्मूला एंड ट्राई टू लर्न इट। लिख के प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अभी हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये सारी बेसिक्स आते होंगे। क्योंकि एकदम 9th में जाके बहुत लोड पड़ जाता है स्टूडेंट्स पे, दैट इज़ वाई दे फील दैट केमिस्ट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट। बाकी सब्जेक्ट्स ईजी लगते हैं, केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि ये बेसिक्स ना आप लोग याद नहीं करते हो साथ के साथ, तो थोड़े थोड़े कंपाउंड्स के नेम्स फॉर्मूले याद करते जाइए। ओके तो ये हो गए हमारे प्योर सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट होता क्या है।
एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ये ध्यान रखिएगा, एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें कि सिर्फ एक ही तरह के एटम्स रेपिटेटिवली ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट है, दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। उस एटम को आप नॉर्मल फिजिकल और केमिकल मीन्स से ब्रेकअप नहीं कर सकते हो। मैं आपको क्या कह रही हूँ, दोबारा सुनिए। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी सिंपल फिजिकल और केमिकल मीन्स। मतलब कि सिंपल फिजिकल केमिकल मीन्स जो कि हम लैब में अपने यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम एटम को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एटम इज़ नॉट ब्रेकेबल। एटम इज़ वेरी मच, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स। एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनके बारे में आप अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लास में। अभी भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें भी थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। तो एटम्स, डेफिनेटली एटम कैन बी ब्रोकन अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल फिजिकल और केमिकल मेथड से एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एटम को ब्रेक नहीं करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है बस। ओके, तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को अगर हम नॉर्मल फिजिकल और केमिकल मीन्स से अगर उसको डिवाइड करें, ब्रेक करें तो एटम उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। एलिमेंट्स आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में मिल जाते हैं हमें एलिमेंट्स। दे आर प्रेजेंट इन बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स, मतलब फ्री भी मिल जाते हैं, जैसे कि कॉपर, सिर्फ कॉपर प्रेजेंट है एज कॉपर मेटल प्रेजेंट है, या फिर कॉपर जो है हमें कॉपर ओर की फॉर्म में मिल सकता है, कॉपर कार्बोनेट होगा, मतलब कंपाउंड फॉर्म में होगा, CuCl2 हो सकता है, या CuO हो सकता है, या कॉपर सल्फाइड हो सकता है, जो भी। तो ये कॉपर जो है डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में हमें मिल सकता है। तो ये चीज़ हो गई एक कि they are found in both free and combined states. They are also found in air and water. क्लियर। नाउ इन एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। हम धीरे धीरे इस चैप्टर को करेंगे। इसका नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो मैं इसको चैप्टर को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आपको कराऊंगी, ताकि आप एक लेक्चर पढ़ें और उसको ढंग से लर्न कर लें। मैंने आपको पहले भी बोला है, दोबारा बोल रही हूँ कि मेरा एम ये रहता है जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, चाहे मैं 8th पढ़ा रही हूँ, 9th पढ़ा रही हूँ, 10th पढ़ा रही हूँ, कि मेरा एम ये है कि आप जब मेरा लेक्चर देखें तो आप उस लेक्चर के साथ साथ उस चीज़ को लर्न, आपको दोबारा आपके दिमाग में बैठ जाए, दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप स्किप करके फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमें पढ़ना है, तो आप उसको स्किप करके ना देखें, पूरा लेक्चर देखें एक बार में। एंड मैं बहुत बड़े लेक्चर्स इसीलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो नहीं देखते हैं, आपकी एज के बच्चे नहीं देखते हैं। हायर एजुकेशन जो जिनको लेनी है, ये जो हायर क्लासेस में, वो तो देखते हैं, बट एनीवेज, तो आप पूरा लेक्चर देखिए, समझिए, एंड देन मूव ऑन फर्दर। तो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। वो ग्रुप्स क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। अब हम बात कर रहे हैं कि ये क्या क्या होते हैं। मेटल्स की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं छोटी क्लास में कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ टेबल में देर भी रखे डिफरेंस। मेटल्स क्या होते हैं? जो कि हमने नॉर्मली देखा है कि जो भाई बहुत हार्ड होते हैं, और जिन पे स्ट्राइक करो तो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस होती है, टन की आवाज़ होती है ना मेटल पे स्ट्राइक करो, क्योंकि हार्ड तो सॉलिड तो वुड भी होती है, लकड़ी भी सॉलिड होती है, प्लास्टिक भी ये सॉलिड है, लेकिन मेटल्स पे स्ट्राइक करो तो दे विल प्रोड्यूस अ सोनोरस साउंड, एक टिंच, एक टन टन की आवाज़ प्रोड्यूस होती है ना, जो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि आपने किसी सरफेस पे वुड पे स्ट्राइक किया है, कि प्लास्टिक पे स्ट्राइक किया है, कि मेटल पे स्ट्राइक किया। यू कैन मेक आउट फ्रॉम द साउंड, राइट। देन मेटल्स आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर मेटल्स की और जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी हम ये नीचे टेबल दे रखी है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपैरिजन है, वी आर गोइंग टू स्टडी। लेकिन अभी हम पहले देखते क्या दे रखा है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर लेसर इन नंबर दैन मेटल्स। मेजर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स ज़्यादा हैं, ग्रुप 1 2। उसके बाद जो ग्रुप है ना, ये आपके 12 से लेके 13, तो 13 14 15 16 17 18 तक तो ये सारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं।
उसके बीच में जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल का जो सेंट्रल पार्ट है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं। तो मेटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, नॉन मेटल्स कम हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, क्लोरीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि राइट द सिंबल्स ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन योर नोटबुक, वो लिख लीजिएगा बाद में। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स द एलिमेंट्स दैट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ सम मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन आर कॉल्ड मेटल। एग्जाम्पल हो गए बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी। मेटलॉइड्स के नाम याद कर लीजिएगा। ऐसी एलिमेंट्स जो कि कुछ प्रॉपर्टीज तो शो करते हैं मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं नॉन मेटल्स की, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मतलब दोनों के बीच की एग्जिस्टिंग चेन है, लिंकिंग चेन है। जैसे एम्फीबियंस होते हैं ना, एम्फीबियंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एम्फीबियंस आर अ लिंक बिटवीन दी एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ एंड द टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही यहाँ पे जो मेटलॉइड्स हैं, दे आर अ लिंक बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। उसके बाद जो लास्ट में है हमारा जो ग्रुप 18 है, जो जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप या ग्रुप 18। वो नोबल गैसेस होते हैं। उसमें कितनी गैसेस हैं? 6 नोबल गैसेस हैं। These are the gaseous elements that do not react chemically with other elements and they are called noble gases. Noble मतलब समझते हो आप? Nobles are वर, आर तो नहीं कहेंगे, नोबल्स वर एक्चुअली ए क्लास ऑफ हायर इंडिविजुअल्स। बेसिकली इन इंग्लैंड में नोबल्स एक जेंट्री होती थी, एक क्लास होती थी। हायर क्लास के लोगों को नोबल मैन बोलते थे। मतलब वो ना अपने आप को सुपीरियर समझते थे, एंड दे वर सुपीरियर पैसे में भी, एजुकेशन में भी, एंड दे वर अ क्लास ऑफ पीपल एंड दे डिड नॉट मिक्स विद कॉमनर्स। लोग नॉर्मल कॉमन लोगों से मिक्स नहीं होते थे, बात नहीं करते थे। दैट इज़ वाई दे वर कंसिडर्ड हायर अप्स, अलूफ रहते थे, अलग रहते थे। तो नोबल, वो इसीलिए उनको नोबल मैन बोलते थे, या नोबल्स की एक कैटेगरी होती थी, जैसे ड्यूक्स है ना, ऐसे आपने पढ़ा होगा शायद हिस्ट्री में। तो ऐसे ही नोबल्स की एक कैटेगरी होती थी, स्पेशली इन इंग्लिश ब्रिटिश टाइम, इंग्लैंड में होता था ये। तो सिमिलरली इन गैसेस को हमने नोबल गैसेस का नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो जो नोबल लोग होते थे ना, नोबल्स, दे वर अबव द कॉमनर्स एंड दे डिड नॉट मिक्स विद द कॉमन पीपल। सिमिलरली नोबल गैसेस क्या हैं? ये अलग रहती हैं, अलूफ रहती हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। और हम इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ना रिएक्ट नहीं करती हैं, रिएक्शन जो शो नहीं करता उसको हम बोलते हैं इनर्ट। जो कि पैसिव है, जो कि रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसको हम इनर्ट बोलते हैं। तो दीज आर नोन एज इनर्ट गैसेस एंड दे आर पुट इन जीरो ग्रुप, या ग्रुप 18 भी बोलते हैं। ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, लास्ट ग्रुप जो है हमारी पीरियोडिक टेबल का। तो ये 6 नोबल गैसेस हैं जो कि अलग रहती हैं, अलग थलग रहती हैं, अलूफ रहती हैं, किसी के साथ मिक्स नहीं होती हैं। दीज आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। दे आर फाउंड इन एयर इन ट्रेसेस। इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि ये केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, बहुत रेयरली रिएक्ट करती हैं, एंड दे keep themselves separate away from the general elements. That is why they are known as inert gases or zero group gases or group 18, noble gases भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस दे रखे हैं। अब देखिए, ये याद कर लीजिएगा, 5 तो कम से कम। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन इज मर्करी। मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब बहता है। मर्करी आपने देखी होगी लैब में, अभी नहीं देखी तो अपने टीचर को बोलना कि एक बार लैब में ले जाके आपको मर्करी दिखा देंगे। इट्स अ पॉइजनस मेटल। थर्मोमीटर में होता है ना, सिल्वर जो लाइन होती है थर्मोमीटर्स की, दैट इज मर्करी। जो वैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं, आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं, तो उसमें मर्करी आपको नज़र नहीं आएगी। Okay, so metals are solid at room temperature. Mercury is an exception, which is liquid at room temperature. Non-metals are generally solid or gases. Exception कौन है? ब्रोमीन, जो कि liquid रहती है. It is a non-metal, but it remains in the form of liquid. तो ब्रोमीन non-metal है, liquid form में रहती है। Exception हो गया यहाँ पे जो liquid form में रहता है metal, that is mercury. मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg. ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br. ओके, नेक्स्ट। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब हो गया कि मेटल्स को अगर आप हथौड़े से ठोकोगे, पीटोगे, तो दे कैन बी बीजन इनटू वेरी फाइन शेप्स एज शीट्स। ऐसा नहीं है कि मेटल को आपने कूटा, तोड़ा, हथौड़ा मारा, हैमर से स्ट्राइक किया तो वो पीसेस में नहीं टूटेगा, उसकी शीट बन जाएगी, पिचकता जाएगा वो।
it will become thin and thin and thin, and it will be eventually be, it will spread out like a sheet. So that is known as that is a special property, characteristic property of metals, and that is known as malleability. So metals are malleable means they can be beaten into thin sheets विद अ हैमर. एक्सेप्शन है जिंक. जिंक को तोड़ेंगे तो वो चूरा हो जाता है, पाउडर हो जाता है, वो ब्रिटल है. नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, उनको हम शीट्स में बीट नहीं कर सकते. नॉन मेटल्स को अगर आप स्ट्राइक करेंगे हैमर से तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, पाउडर जैसे हो जाएंगे. देन next is metals are ductile. Another very important property of metals that they are ductile means they can be drawn into wires. उनको stretch कर करके, लंबा खींच खींच के बहुत पतले 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 very fine wires भी बनाए जा सकते हैं. हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंडक्शन के लिए कौन से वायर्स यूज़ करते हैं? कॉपर के वायर्स. क्यों? क्योंकि कॉपर सस्ता है कंपैरेटिवली सिल्वर से, एंड इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ता है कॉपर से. Okay, non-metals are not ductile, they cannot be drawn into wires. Non-metals ductile नहीं होते, उनको वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते. कार्बन जो है नॉन मेटल, इट इज एन एक्सेप्शन, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. कार्बन का सिंबल हो गया C. नेक्स्ट, मेटल्स आर लस्ट्रस. मतलब लस्टर होता है मेटल्स में. लस्टर क्या होता है? शाइन. दे शाइन. अगर मेटल के सरफेस को आप रब करके देखो तो उसमें एक नेचुरल चमक होती है, शाइनी होते हैं. नॉन मेटल्स में शाइन नहीं होती है. आयोडीन इज एन एक्सेप्शन. आयोडीन का फॉर्मूला होता है आई. आयोडीन के अंदर शाइन होती है. आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं पर्पल कलर के, वायलेट कलर के, एंड दे हैव अ पर्टिकुलर शाइन. देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास जो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नॉन मेटल्स जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गैस कार्बन, मतलब कार्बन जो है वो गैसियस फॉर्म में, वो भी अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. जो एक्सेप्शन है ना, इनको याद करते जाइएगा, ये आपके वन वर्ड में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इनको ज़रूर याद करिए, और आगे तो ये हेल्प करते ही हैं. देन मेटल्स आर हार्ड. एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम. सारे मेटल्स हार्ड होते हैं. एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शंस मैं आपको कहती जा रही हूँ, याद करिएगा. एक्सेप्शन क्या हो गए? सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम का फॉर्मूला Na, नेट्रम, एंड पोटेशियम का K, कैलियम. इनके जो लैटिन नेम्स है उसके हिसाब से. दे कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ. इतने सॉफ्ट होते हैं बटर जैसे कि आप इसको चाकू से काट सकते हैं. Then non-metals are generally soft, exception diamond. Diamond is the hardest occurring natural substance. Diamond किससे बनता है? कार्बन से. मतलब कि डायमंड के अंदर किसके एटम्स हैं? ओनली कार्बन, सिर्फ C है. कार्बन के एटम्स एक डिफरेंट फॉर्म में अरेंज होते हैं तो वो डायमंड बन जाते हैं. उसमें और कोई एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ कार्बन के एटम्स इस तरीके से अरेंज हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में कि वो डायमंड बन जाते हैं. देन मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. मेटल्स जो हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है. एक्सेप्शन है सोडियम पोटेशियम, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, उनकी डेंसिटी भी लो होती है. नॉन मेटल्स नॉर्मली उनकी डेंसिटी लो होती है. जो हार्डेस्ट नॉन मेटल है डायमंड, उसकी डेंसिटी हाई होती है, काफ़ी हाई डेंसिटी है डायमंड की. देन अब डेंसिटी हाई है इसीलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों काफ़ी हाई होते हैं. एक्सेप्शन वही सोडियम पोटेशियम, क्योंकि इनकी गैलियम भी यहाँ एड ऑन हो गया, क्योंकि इनके डेंसिटी लो है तो इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एक्सेप्शन ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है वो उसको काफ़ी टाइम लगता है, उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए, बॉयल होने के लिए. बाकी सारे नॉन मेटल्स लो टेम्परेचर्स पे उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं. देन मेटल्स आर सोनोरस. दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट. अगर आप मेटल्स, जैसे मैंने बोला मेटल को स्ट्राइक करो आप तो टन की एक साउंड, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि मेटल है. तो मेटल्स प्रोड्यूस सोनोरस साउंड. नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉन सोनोरस. दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट. साउंड तो प्रोड्यूस होती है लेकिन वो सोनोरस नहीं होती, वो पर्टिकुलर मेटालिक साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है. देन metals can bear a lot of strain. they have high tensile strength. metals के अंदर strength बहुत होती है. उनके atoms जो होते हैं वो इस तरीके से arranged होते हैं कि they can bear a lot of weight. बहुत सारा pressure withstand कर सकते हैं, बहुत सारा वज़न उठा सकते हैं. they can bear a lot of strain. बहुत ज़्यादा weight ले सकते हैं वो. तो metals have high tensile strength. इस चीज़ को कहते हैं tensile strength. तो metals have high tensile strength. exception है zinc, क्योंकि zinc brittle था तो
तो इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. नॉन मेटल्स हैव अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्शन कार्बन फाइबर. कार्बन फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत स्ट्रांग होता है. तो हर ये आपके 10 डिफरेंसेस हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा. और लर्न ऐसे करिएगा कि आपको ना 10 की 10 पॉइंट्स लिखने को नहीं आएंगे एग्जाम में. तो आपको मैक्सिमम मैक्स 5 पॉइंट्स लिखने को देगी डिपेंडिंग ऑन योर टीचर. कि अगर आपके टीचर बोर्ड के पैटर्न पे पेपर बना रहे हैं तब तो 5 पॉइंट्स भी नहीं आएंगे, मैक्सिमम 2 या 3 पॉइंट्स लिखने को आएंगे. लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आपको याद होनी चाहिए. जैसे कि हमने बोला कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट मेटल्स आर सोनरस. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग. हर टर्म का आपको मतलब पता होना चाहिए, एक्सेप्शन क्या है वो पता होना चाहिए. ठीक है. अब डक्टिलिटी अच्छी शो करते हैं मेटल्स, दे आर हाईली डक्टाइल, व्हाट डज इट मीन. ठीक है. ये सारी मेलिबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, सोनोरस का मतलब क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो डेंसिटी, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. एक्सेप्शंस क्लियर होने चाहिए कि ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे. इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. वो क्या है, नॉन मेटल है कि मेटल है. ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज एन आइसोटोप ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. आइसोटोप तो नहीं, एलोट्रॉप है कार्बन का. मतलब कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. उसकी एक फॉर्म है ग्रेफाइट, एक है डायमंड. कोल जो है वो भी कार्बन होता है. तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ तक जो आपने पढ़ा है ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. मैं इस लेक्चर में इतना ही कराऊंगी. एज आई टोल्ड यू कि मैं धीरे धीरे कराऊंगी. ये हमने एलिमेंट्स वाला पोर्शन कवर किया है. नेक्स्ट में मैं कंपाउंड्स लूँगी, फिर मिक्सचर्स लूँगी. धीरे धीरे करिए, लेकिन आप जितना भी हम कर रहे हैं उसको साथ के साथ याद करते जाइए. अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, यू वॉन्ट मोर टू बी डन, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो. है ना, लाइक करोगे आप तो क्या होगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या चाहिए. उससे क्या होता है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स आर लाइकिंग द कंटेंट, सो आई शुड डू much more for all of you. And as I have told you already, I have told you that I am going to provide the full chemistry and biology syllabus on the YouTube 8th class का. उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि अगर और टाइम बचा, टाइम नहीं होता है क्योंकि 9th 10th को भी केटर करना होता है तो इतना टाइम नहीं होता है. फिर भी टाइम बचेगा तो देन वील मूव ऑन टू फिजिक्स ऑल्सो. सो टिल देन टेक केयर. साथ साथ पढ़ते रहिए धीरे धीरे एंड एन्जॉय योर स्टडीज़.